हाय गाइस, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस और दूसरा टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इस वीडियो में इन दो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और वहीं से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सिंपल फॉर्मूले ड्राइव करके दूंगा जिससे आप सीरीज और पैरेलल के जो न्यूमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चन होते हैं उसे बड़े आसानी से करोगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट बहुत ही छोटा रखेंगे और बहुत ही फास्ट तरीके से समझेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, बट हमें दिमाग लगा के समझना है। ठीक है, और एक डेरिवेशन आएगा उसे भी समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे फैक्टर जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हाँ, तो देखो, पहला है मटेरियल, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है लेंथ और चौथा है एरिया। तो अगर आप गाइस मटेरियल को समझना चाहते हो, यानी मटेरियल पर कैसे कोई रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो आप अपने आसपास के दो ऐसे मटेरियल की बात कीजिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं रबड़, या रबड़ की जगह वुड की बात कर सकते हैं, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से आसानी से करंट पास हो रहा है और एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से करंट पास नहीं हो रहा है। इन दोनों में क्या खास बात है आप समझ सकते हो कि जिसके अंदर से आसानी से करंट पास हो रहा है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, यानी फ्री चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। तो अमूमन तौर पर अगर हम बात करें मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के अंदर अगर हम एक्सेप्शन केस को छोड़ दें, जैसे ग्रेफाइट की बात करें जिसे आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अच्छे से पढ़ेंगे, तो मान लीजिए कि मेटल्स जिसके अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन आसानी से करंट पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, इसी वजह से ये हमारे कंडक्टर होते हैं और हम बोल सकते हैं कि ये हमारे इंसुलेटर होते हैं। ठीक है गाइस, तो मटेरियल पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है गाइस कि मेटल्स के केस में कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर, ड्यू टू विच रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। यानी अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस घट जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा होगा तो ज्यादा करंट पास होगा, अगर ज्यादा करंट पास हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। लेकिन इन केस ऑफ नॉन मेटल कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेस। नॉन मेटल के केस में मोर की जगह क्या हो जाता है? लेस, ड्यू टू विच रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। यानी नॉन मेटल के केस में जो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, सॉरी, मोर की जगह क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये था आपका मटेरियल। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर को समझना चाहते हैं इन केस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, या क्या इफेक्ट डाल रहा है, तो देखो यार, ये हमारा कोई कंडक्टर मान लो, इस कंडक्टर के अंदर मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए और ये 3 मैंने पॉजिटिव पार्टिकल ड्रॉ कर दिए, ये फिर पॉजिटिव पार्टिकल। तो देखो गाइस, अगर हम किसी भी मटेरियल के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उसके जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, यानी उनको एनर्जी मिलती है, वो बहुत ही तेजी से मूव करें। अगर मान लो आपको, अगर मैं धक्का देता हूं तो धक्का देने का क्या मतलब है? आपके अंदर जो कुछ चार्ज पार्टिकल है उसको मैंने कुछ एनर्जी दे दी, हर पार्टिकल को मैंने कुछ एनर्जी दिया जिस वजह से वो मूव कर रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है गाइस, तो उसी तरीके से हर मटेरियल के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल है वो एनर्जाइज्ड हो रहे हैं। अगर वो एनर्जाइज्ड हो रहे हैं तो वो बहुत ही तेजी से मूव करेंगे। तो सेम कंडक्टर के अंदर है। मान लिया अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करेंगे तो इस पॉजिटिव पार्टिकल के साथ वो बहुत ही तेजी से कोलिजन करेंगे, यानी कोलिजन जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल का
बहुत ही पॉजिटिव पार्टिकल से बहुत ही तेज होगा, यानी बहुत ही कम टाइम में कोलिजन होने लगेगा। अगर बहुत ही कम टाइम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कोलिजन हो रहा है, यानी पॉजिटिव पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल था, हम टेम्परेचर को समझ चुके हैं कि कैसे काम करता है। अब हम जो मेन है, जो लेंथ और एरिया वाला टॉपिक है, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है गाइज, तो लेंथ और एरिया वाला टॉपिक क्या कहता है? तो गाइज देखो, ये आपका एक कंडक्टर जिसका लेंथ L है, और ये एक कंडक्टर ले लिया जिसका लेंथ आपका L डैश है। आप इन दोनों ही कंडक्टर से क्या समझ रहे हो? देखो, अगर आप इस वाले कंडक्टर की बात करते हो तो देखो यार, अगर लेंथ छोटा है तो इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, छोटा होगा। और अगर लेंथ बड़ा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बड़ा होगा। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ सोचने की बात तो है नहीं। अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस लेंथ देन रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इफ वी डिक्रीज द लेंथ रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजिंग। अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स डिक्रीज करूं तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स डिक्रीज होगा। अगर मैं लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स बढ़ेगा। तो इससे हमारा पहला ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब मैं बात करता हूं एरिया पे। तो गाइस देखो, एक ये एरिया है और मान लो एक ये एरिया तुमने ले लिया। ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, इसे इतना बड़ा बनाने की जरूरत है ना। तो आप देख रहे हो कि इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। तो ये बताओ कि किसके अंदर रेजिस्टेंस कम, किसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आप देखो कि अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको बहुत ही वाइडर स्पेस मिल रहा है पास होने के लिए, और अगर हम एरिया को कम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम स्पेस मिल रहा है पास होने के लिए। और एक और बात, अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम तो उतना ही है, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही है। लेकिन अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो स्पेस ज्यादा मिल रहा है, स्पेस ज्यादा मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए। लेकिन अगर हम स्पेस कम कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम स्पेस मिल रहा है पास होने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ वे इंक्रीज द एरिया, अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और अगर हम एरिया को घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो यहां से आपका सेकेंड इक्वेशन बन के आ गया। अब इन्हीं दोनों से हम रेजिस्टिविटी को ड्राइव करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें पता चल गई हो कि किस किस फैक्टर पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और कैसे करता है ना। बड़ा ही सिंपल है। तो अगर आप एरिया को आप 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो, एरिया को आप 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस जो है वो 1/3 टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल लॉजिक हो गया। अगर आप एरिया 9 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस 1/9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये तो पहला दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं तो आप देखो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं रो, ठीक है, अपॉन L, ये हो जाएगा L/A। ये क्या है हमारा, रो, क्या है, रो। अब इसके ऊपर फॉर्मूला देखते हैं। रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। अच्छा, ए एरिया, L होता है लेंथ, R आपको पता ही है रेजिस्टेंस, और जो रो आ गया इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं गाइस, रेजिस्टिविटी, या ये जो रो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है गाइस, अब इसकी यूनिट निकालते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का ओम होता है तो रो का क्या होगा। तो यहां से अगर हम इक्वेशन ड्राइव करें गाइस तो देखो, तो हम बोल सकते हैं रो इज इक्वल्स टू R इंटू A/L। तो रो R का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। अब आप ध्यान से देखें तो मीटर ने यहां से इस मीटर को मार दिया, तो आप बोल सकते हो
कि रो इज इक्वल्स टू हो गया आपका ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो यहां से रो की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। तो याद रख लेना, इसे ऐसे भी लिखा जाता है ओम मीटर, ठीक है। तो यहां से आप लोगों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर। अब किस फैक्टर के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये उतना कुछ खास नहीं है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है और किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो दो ही चीज पर ये डिपेंड करता है, पहला मटेरियल और दूसरा है टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो गाइस क्या होता है, मटेरियल के केस में क्या होता है कि इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी मटेरियल, ठीक है, स्पेशली फॉर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है गाइस। यानी ये क्या कहता है, ये दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। तो ये कह रहा है कि इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी मटेरियल, यानी ये सभी मटेरियल के लिए फिक्स्ड होता है। यानी अगर हम कॉपर की बात करें, अगर हम आयरन की बात करें, अगर हम बात करें निकेल की, तो ये सभी के लिए क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यानी हर मटेरियल के लिए जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो फिक्स्ड है, ठीक है। स्पेशली इन केस ऑफ कंडक्टर तो उसकी भी रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कंडक्टर के केस में हम बोल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी उस कांस्टेंट टेम्परेचर को स्पेशली तौर पर हम रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का एक रूम टेम्परेचर है जिसपे वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर हम उस टेम्परेचर से कम करें या ज्यादा करें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो हम उसी तरीके से बात करें कि किसी भी कंडक्टर के केस में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है यानी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, बस इतना। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की बात करें तो आप लोगों को पता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ये समझने वाली बात है जो हमें समझना है। अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे थे तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ये तो कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर अगर आपको नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि कुछ जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर के नाम से ही समझ सकते हो, सेमी और कंडक्टर, है ना, इन्हें नाम दिया गया। यानी ये कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका कंसंट्रेशन कम होता है लेकिन ये कंडक्ट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर उल्टा होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है ना गाइस, कुछ स्टेट्स बने होते हैं। उस स्टेट को वो टेम्परेचर क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है ताकि वो आसानी से अपने एनर्जी सेल से बाहर निकल के फ्री चार्ज बन जाए। आप समझ रहे हो, मान लो कि ये एक लेयर बना दिया, इस लेयर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स बने हुए, तो जैसे हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी पा करके ये फ्री स्टेट में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट है और जैसे ये फ्री स्टेट में गए तो ये कंडक्टर बन जाएंगे, यानी कंडक्ट करने लग जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूं कि सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है गाइस, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी किस प्रकार एक दूसरे से डिपेंड है और किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। बाकी रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये लेंथ या एरिया पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है। बट एक बात बताओ, लेंथ और एरिया को घटाने या बढ़ाने से उसके वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, यानी उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ही रहने वाला है। तो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ और एरिया। लेकिन उसके
रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। तो ये बात हमेशा कान खोल करके एकदम दिमाग में डाल लो कि रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस टेम्परेचर, मटेरियल, ठीक है, लेंथ, एरिया, इन सब पर डिपेंड करता है। यूनिट क्या होती है, इन सब पे भी आप लोगों को बात करना और दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के टॉपिक पर।